अमेरिका में एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटीज हैं जहां वर्ल्ड क्लास पढ़ाई होती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड या फिर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, ये सब काफ़ी फेमस हैं। लेकिन एक और यूनिवर्सिटी है यहाँ पर जिसका कनेक्शन इंडिया से है और ख़ास तौर पर इंडिया के गुलामों से है। जी हाँ, सही सुना आपने, वो गुलाम जिनका व्यापार करके एक आदमी ने अमेरिका की तीसरी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी को बड़े बड़े दान दिए। इस यूनिवर्सिटी का नाम है येल यूनिवर्सिटी। मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। इसी साल येल यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली ये कहकर माफी मांगी है कि इस यूनिवर्सिटी को बनाने वाले लीडर्स ने जो दान दिया था वो गुलामों को बेचकर कमाए गए पैसों से आए थे। तो सवाल है दोस्तों कि इतने सालों बाद अब जाकर यूनिवर्सिटी माफी क्यों मांग रही है और कौन है वो शख्स जिसने भारत के गुलामों का धंधा करके पैसे कमाए और फिर यूनिवर्सिटी बनाई। आज की कहानी इन्हीं सवालों का जवाब है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि येल यूनिवर्सिटी ने अचानक ये माफी मांगी क्यों। असल में दोस्तों, इस साल एक किताब रिलीज हुई है जिसका नाम है येल एंड स्लेवरी अ हिस्ट्री। इस किताब को येल के ही एक प्रोफेसर डेविड डब्ल्यू ब्लाइट ने लिखा है और स्लेवरी पर डिटेल में बात की है। इसी किताब में येल यूनिवर्सिटी के कुछ लीडर्स का भी हाथ निकला जो कि भारत से जुड़े हुए थे और इसी को लेकर अभी हाल ही में येल ने माफी भी मांगी है। अब आप पूछेंगे कि भला कौन था वो इंसान जिसने भारत का येल यूनिवर्सिटी से कनेक्शन बनाया हुआ था। तो दोस्तों, येल यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है एलिहू येल के नाम पर, जिन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में करीब करीब 25 साल बिताए थे और इस दौरान उन्होंने खूब पैसा कमाया और उनके पैसे कमाने के इन तरीकों में स्लेव ट्रेड भी शामिल था। कौन थे येल और कैसे वो यूएसए से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से मद्रास पहुंच गए और फिर स्लेव ट्रेड से जुड़ गए, आइए जानते हैं। 1649 में जन्मे एलिहू येल वैसे तो अमेरिका के बॉस्टन शहर की एक अमीर मर्चेंट फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन बचपन में ही उनका परिवार ब्रिटेन शिफ्ट हो गया था। साल 1670 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी में जूनियर क्लर्क की नौकरी करने लगे। यहीं पर एक साल काम करने के बाद इन्हें राइटर की पोस्ट देकर इंडिया भेज दिया गया। साल 1672 में वो मद्रास पहुंचे और करीब 20 साल तक भारत में ही रहे। इस दौरान उनके प्रमोशन पर प्रमोशन होते रहे और आखिरकार उन्हें 2 बार मद्रास का गवर्नर बनाया गया। एक बार तो साल 1684 से 85 तक और फिर दोबारा 1687 से 1692 तक। यही वो टाइम पीरियड था दोस्तों जिस दौरान उन्होंने अथाह संपत्ति कमाई। असल में जो मद्रास था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंगाल से कम नहीं था। यहाँ से कंपनी बहुत सारा ट्रेड करती थी। टेक्सटाइल और मसालों का ट्रेड तो यहाँ से होता ही था, इसके साथ ही कंपनी इंसानों का भी व्यापार करती थी। येल एंड स्लेवरी अ हिस्ट्री किताब की माने तो येल ने खुद कई सेल्स और उनकी खरीद फरोख्त के समय अकाउंटिंग की थी। हिस्टोरियन जोसेफ येनेली लिखते हैं कि उनके गवर्नर रहते हुए मद्रास में अकाल आया, जिसमें कि मद्रास के काफी लोग मारे गए। लोगों के पास खाने पीने को कुछ था नहीं, इसलिए वो दास बनने को तैयार हो गए। इस तरह से अचानक मद्रास में गुलाम बढ़ गए। येल और कंपनी के दूसरे लोगों ने इस बात का फायदा उठाया और गुलामों की बिक्री पर मोटा पैसा कमाया। उन्होंने सैकड़ों गुलाम खरीदे और सेंट हेलेना, जो कि ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी, उन्हें वहां पर भेज दिया। अब येल ने पर्सनली कितने लोगों को खरीदा और बेचा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना बहुत सारा पैसा कपड़े, रेशम, महंगी ज्वेलरी बेचकर भी कमाया। हालांकि हिस्टोरियन डेविड ब्लाइट लिखते हैं कि इस ट्रेड को उन पैसों से कंपेयर नहीं किया जा सकता जो उन्होंने गुलामों को बेचकर कमाए थे। ब्लाइट लिखते हैं कि इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि येल की कमाई में ह्यूमन ट्रेड का पैसा भी शामिल था और ये पैसा उन्होंने उस टाइम पर गुलामों की खरीद फरोख्त से कमाया था, क्योंकि मद्रास जैसे इंपॉर्टेंट पोर्ट पर बाकी सारी महंगी चीजों के साथ स्लेव ट्रेड भी बड़े पैमाने पर हुआ करता था। येल स्लेव ट्रेड से कितना जुड़े हुए थे उसके लिए आप इस पेंटिंग को देखिए। इस पेंटिंग के सेंटर में खुद येल बैठे हुए हैं। पेंटिंग में एक छोटा बच्चा है जो कि एलिहू येल की फैमिली के लोगों को शराब दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस बच्चे के गले में एक पट्टा है। ये पट्टा गुलामी की निशानी है। अब ये तो नहीं पता है कि इस पेंटिंग में बच्चा अफ्रीकन है या इंडियन, लेकिन इतना जरूर ये बताता है कि येल को स्लेवरी से फायदा हुआ था। उनके घरों में भी स्लेव्स काम करते थे। खैर, अब सवाल आता है कि इन सब से येल यूनिवर्सिटी का क्या लेना देना है। काफी देर से हम बात येल की कर रहे हैं। तो हुआ ये कि साल 1699 में येल ब्रिटेन आ गए। उस टाइम तक उन्होंने करप्शन से बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया था। वो शायद कुछ और वक्त भारत में रुकते, लेकिन 1692 में करप्शन के केस में उन्हें उनकी पोस्ट से हटा दिया गया।
7 साल तक किसी तरह भारत में रहकर उन्होंने फाइनली भारत को छोड़ दिया। जब वो वापस लौटे तो इंग्लैंड के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, लेकिन फिर वो यूएसए चले गए और यहाँ अपनी बाकी की लाइफ उन्होंने आर्ट, ज्वेलरी, चीनी मिट्टी के बर्तन, कपड़े और अच्छे फर्नीचर के साथ साथ बुक कलेक्टर बन के बिताई। ठीक इसी टाइम पर अमेरिका में प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले कुछ लोगों ने 1701 में एक कॉलेजिएट स्कूल खोला। इस स्कूल के पास फंड नहीं थे और येल उनके काम आ सकते थे। अब ऐसा नहीं है कि येल स्कूल को दान देने की कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उनकी इमेज एक करप्ट ऑफिसर की थी, इसलिए शुरुआत में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साल 1713 से लेकर 1721 तक उन्होंने सैकड़ों किताबें, ब्रिटिश किंग जॉर्ज I की पेंटिंग्स और कई दूसरी चीजें कॉलेजिएट स्कूल में भेजी। फिर स्कूल के बोर्ड ने इन सामानों को बेचकर जो पैसा कमाया, उससे कॉलेज हाउस की एक बिल्डिंग बनाई। ब्लाइट बताते हैं कि एलिहू येल की इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से साल 1718 में इस कॉलेज का नाम येल कॉलेज हो गया और इस दिन से अमेरिका का तीसरा सबसे पुराना इंस्टीट्यूट एक ऐसे आदमी के नाम से जाना जाने लगा जिसके दान दिए गए पैसों का एक बहुत बड़ा अमाउंट भारत के स्लेव ट्रेड से आया था। और इसी बात की माफी अभी हाल ही में येल यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली मांगी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जिसमें हमारे देश के स्लेव्स का पैसा लगा हुआ है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।